नमस्कार बच्चों, ये हमने एक्सरसाइज डिस्कस करने के लिए लिया है। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया जा चुका है। अब आपको उस फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है, इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बताया जा चुका है। गिवन दैट ई और एफ गिवन है, आपको ई ऑब्लिक एफ और ये फाइंड करना है। तो सिंपल जो फार्मूला है, ई ऑब्लिक एफ where E is the event, F is the given information, hint, probability of E intersection F upon probability of F। इस फार्मूले को अप्लाई करना है। आप वैल्यू पुट करिए और सिंप्लीफाई करिए। सिमिलरली A ऑब्लिक B means probability of A intersection B and divided by probability of B। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी गिवन है, बी ए गिवन है एंड कंप्यूट द फॉलोइंग। तो पी बी ऑब्लिक ए गिवन है, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसकी वैल्यू पुट करिए और पी ए की वैल्यू पुट करिए, यू कैन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, तो इसके लिए फार्मूला आप राइट करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे मालूम है, ए इंटरसेक्शन बी की इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। देन आफ्टर ए यूनियन बी के लिए आप जैसा कि मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यू अभी जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आप इस फर्स्ट पार्ट में। और पी ए पी बी की वैल्यू गिवन है, कंप्यूट कर सकते हैं ए यूनियन बी। फोर्थ में भी यही है, ए यूनियन बी की वैल्यू कंप्यूट करिए। 2 टाइम्स ऑफ पी ए इज इक्वल टू पी बी इक्वल टू 5/13। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी इज 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 5/26। ए ऑब्लिक बी गिवन है, तो आप ए ऑब्लिक बी के लिए फार्मूला आपने यूज़ किया जिससे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी आपको नहीं मालूम है, उसको आप फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू पुट करिए, इसकी वैल्यू पुट करिए और इसे कैलकुलेट कर लीजिए आप इस पार्ट को। ए यूनियन बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, जैसा कि ऊपर की ओर फार्मूला लिखा, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे अप्लाई करिए। सिमिलरली ए यूनियन बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन में निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूले की हेल्प से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ये वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम है। जब ये वैल्यू आ जाएगी देन आफ्टर ए ऑब्लिक बी और बी ऑब्लिक ए भी आप फाइंड कर सकते हैं। ए ऑब्लिक बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी जो कि कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट पार्ट में आप जो है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये वैल्यू आपको मालूम है, ये वैल्यू अभी कैलकुलेट होगी यहाँ से और यूज़ करके सिमिलरली इसको भी हम कर सकते हैं। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आई 6 to 9 में। ई ऑब्लिक एफ की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। ई ऑब्लिक एफ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो E मीन्स हेड ऑन द थर्ड टॉस, ए क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो जो हमारा सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस क्वाइन को 3 टाइम टॉस किया, तो फर्स्ट टाइम में आपको हेड टेल, फिर जब सेकंड टाइम टॉस करेंगे आप तो हेड के साथ में सेकंड टाइम में टेल भी आ सकता है और सेकंड टाइम में हेड भी आ सकता है। यहाँ पे TH और TT। ये तो फर्स्ट टाइम में क्या रिजल्ट आया था, हेड आया था, सेकंड टाइम में टेल, या तो फर्स्ट टाइम में हेड आएगा, सेकंड टाइम में भी हेड, फर्स्ट टाइम में टेल, सेकंड टाइम में हेड, फर्स्ट टाइम में टेल एंड सेकंड टाइम में भी आल्सो टेल। ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ऐसे जब थर्ड टाइम आप अटेम्प्ट करेंगे तो HT के साथ में H भी आ सकता है और HT के साथ में T भी आ सकता है।
यहाँ पे जब सेकंड अटेम्प्ट आप करेंगे तो एच के साथ में, मतलब फर्स्ट 2 टाइम्स तो हेड आया, थर्ड टाइम भी हेड आ सकता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट 2 टाइम हेड आया तो थर्ड टाइम हेड ही आए, वो टेल भी आ सकता है। ऐसे ही यहाँ पे टी के साथ में हेड भी आ सकता है और टी के साथ में टेल भी आ सकता है। तो ये मैं सैम्पल ट्री बना रहा हूँ कि टी के साथ में फर्स्ट 2 टाइम टेल आया तो थर्ड टाइम हेड भी आ सकता है, फर्स्ट 2 टाइम टेल आया है तो थर्ड टाइम भी टेल आ सकता है। तो इस तरीके से सैम्पल ट्री, ये 8 आउटकम्स आपके हो गए सैम्पल स्पेस में। 2⁻3 ये एक कॉइन टॉस करने पे 2 आउटकम्स आते हैं। 3 टाइम टॉस किया 2⁻3, 4 टाइम टॉस करो 2⁻4, दैट इज़ 8 आउटकम्स आ गए। अब इसमें से फर्स्ट पार्ट को हम कर रहे हैं ई हेड ऑन द थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पे हेड होना चाहिए। थर्ड टॉस पे हेड किस में है, इसमें है, यहाँ पे है, ये रहा और ये रहा 3 और ये रहा 4। तो आपका HTH, HHH, THH एंड TTH थर्ड प्लेस पे हेड है। फर्स्ट 2 प्लेस पे हेड भी हो सकता है, दोनों टेल भी हो सकते हैं, HT हो सकते हैं और TH भी हो सकता है। ये 4 आउटकम्स आपके F के लिए। हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉस, फर्स्ट 2 टॉस पे हेड, ये हेड। थर्ड टॉस पे कुछ भी हो, फर्स्ट 2 टॉस पे हेड किस में है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, यही 2 है फर्स्ट 2 टॉस पे हेड। फर्स्ट 2 टॉस पे हेड के लिए ये आउटकम्स, ये। तो जब आप E/F फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बिकम, दिस इज 1 2 3 4 4/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बिकम 2/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो E इंटरसेक्शन F लेंगे तो ये आउटकम दोनों में कॉमन है, तो दैट विल बी 1/8 और फार्मूले में पुट कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इक्वल टू 1/8 अपॉन 4/8, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ F 2/8, दैट विल बी 1/2, 8 कैंसिल, दैट विल बी 1/2। ये ऐसे ही सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 कॉइन्स और टॉस्ड वंस, एक साथ 2 कॉइन टॉस किए तो जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस होंगे दैट विल बी 2⁻2, दैट विल बी 4। और वो क्या होंगे आपको देखना चाहेंगे तो HH, TT, TH, HT एंड TT, ये 4 आउटकम्स हो गए। E एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप को कि टेल्स अपीयर ऑन द वन कॉइन, एक कॉइन पे टेल है, या तो पहले कॉइन पे है या दूसरे कॉइन टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, का मतलब यही हुआ कि या तो TH या HT। सैम्पल स्पेस में यही 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं E के फेवर में, जिसमें से टेल एक कॉइन पे है। F कह रहा है 1 कॉइन सोज हेड, कोई एक कॉइन जो है हेड शो कर रहा है, 1 कॉइन सोज हेड, एक कॉइन आपको हेड शो कर रहा है, तो आप एक कॉइन पे आप हेड उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो जब किसी एक कॉइन पे हेड एक्सप्लेन करेंगे आप तो क्या होगा, या तो हेड पहले नंबर पे आया है या फिर हेड बाद में आया है, यही हुआ। और E इंटरसेक्शन F फाइंड किया अगर आपने तो E इंटरसेक्शन F विल बी सेम, जैसा TH HT दोनों ही एलिमेंट कॉमन हो रहे हैं
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ इक्वल टू, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, दिस इज 2/4 अपॉन 2/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दैट इज आल्सो 2/4 और कैंसिल हो गया 1। अगर दो कॉइन एक साथ टॉस किए तो कह रहा है कि ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो और एफ गिवन है, एक कॉइन पे हेड आया हुआ है। अब बताओ कि एक कॉइन पे ही टेल आएगा। अरे तो जब एक कॉइन पे हेड आया हुआ है तो एक कॉइन पे टेल तो आएगा ही आएगा, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी 1 आ गई इसकी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 8, 9 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में ब्लैक डाई और रेड डाई आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाइज रिजल्ट 5। सपोज E means black die result, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। तो हम ई को सपोज करते हैं सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9, और वट एवर भी गिवन, जो गिवन है उसको हम एफ सपोज करते हैं। ब्लैक डाई रिजल्ट इज़ 5, तो ब्लैक डाई रिजल्ट इज़ 5 हमने ये करा। और जब एक ब्लैक डाई एक रेड डाई को एक साथ रोल्ड किया आपने, तो जो सैम्पल स्पेस होगा उस सैम्पल स्पेस में जो टोटल आउटकम्स होंगे दैट विल बी 6 × 6, 6⁻²। एक बार डाइस फेंकोगे तो 6 आउटकम्स होंगे, दो और एक बार और फेंकोगे तो 6 स्क्वायर हो जाएगा, टोटल होंगे 36 आउटकम्स आपके पास हो जाएंगे। और अगर इसे एक्सप्लेन करोगे तो फर्स्ट डाई का रिजल्ट मतलब ब्लैक और ये रेड डाई का रिजल्ट, फर्स्ट सपोज ब्लैक डाई पे 1 है तो रेड पे 1, ब्लैक पे 1, रेड पे 2 भी आ सकता है, ऐसे कर सकते। ये रो बता रहा है कि ब्लैक डाई का रिजल्ट 1 है जबकि रेड डाई का रिजल्ट 1, 2, 3, 4। तो ऐसे ही सिमिलरली ब्लैक डाई का रिजल्ट 2 हो सकता है और रेड डाई के रिजल्ट 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, 4 भी और 6 भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो पहला रिजल्ट है वो ब्लैक डाई के लिए है और आखिरी रिजल्ट रेड डाई के लिए है। इस तरीके से टोटल 36 आउटकम्स बनेंगे। ये जो रिजल्ट है ब्लैक डाई और ये जो रिजल्ट है बाद वाला दैट इज रेड डाई का रिजल्ट है। ई ग्रेटर देन 9, तो ई को आप एक्सप्लेन कर लीजिए। सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9 का मतलब हुआ कि 4, 6, 5, 6, 6, 6 और 4, 6, 5, 6, 6, 6 और क्या होगा। सम ग्रेटर देन 9 10 बना, तो पहले 10, 11, पहले 10 बना लेते हैं हम। ऐसा करते हैं, सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं कि 4, 6, 10 बन गया। 10 किसी और तरीके से बन सकता है, हाँ 6, 4, फिर 11 बनाते हैं, 5, 6, फिर 6, 5, अब सम 12 बनाते हैं, 6, 6 और दोनों डाइस के रिजल्ट का सम 12 से ज़्यादा हो नहीं सकता। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 ये ई के फेवर में आउटकम्स आए इसमें से। एफ मीन्स ब्लैक डाई रिजल्ट इज़ 5, ब्लैक डाई रिजल्ट इज़ 5, तो ब्लैक डाई रिजल्ट 5 तो फर्स्ट प्लेस पे 5 होगा, तो ये हो गया आपका 5। और रेड डाई रिजल्ट को जुड़ता है तो इसके फेवर में आएगा 5, 1, 5, 2, 5, 3 ... 5, 6। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, हमें
सम ग्रेटर देन 9 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। गिवन दैट मतलब कंडीशन है, ऑब्लिक करके लिखा ये हमें, तो दैट इज जो दोनों में कॉमन आउटकम्स हैं और जो इवेंट एफ में आउटकम्स हैं, डिवाइड कर दीजिए या प्रोबेबिलिटी लिखिए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखिए। ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हैं भाई? 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, तो 4 6 6 4 और एक 5 5 भी तो इसमें आएगा 10 सम करने के लिए। तो ये 2 आउटकम्स आपके 5 4, मतलब ये बता रहा है कि सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए और फर्स्ट डाई पे ये होना चाहिए। तो 2 आउटकम्स 5 5 एंड 5 6 2, और एफ में 6 1 2 6, तो रिज़ल्ट आपका हो गया 1/3। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। बस इवेंट को आपको एक्सप्लेन करना है और इवेंट एक्सप्लेन करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल। ठीक है, इक्वली लाइकली मतलब कि एक चाइल्ड हुआ, उसके बॉय गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, वो तो ठीक है। इफ़ ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, इफ़ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, तो जब 2 चिल्ड्रन उसकी फैमिली में होंगे तो उसकी फैमिली का जो सैम्पल स्पेस होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, दैट विल बी बोथ बॉय भी हो सकते हैं और बॉय और सेकंड गर्ल्स भी हो सकती है, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय, और ये उस फैमिली का स्ट्रक्चर होगा, सैम्पल स्पेस होगा। व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? बोथ द गर्ल्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ द गर्ल्स। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है दैट इज़ इसकी पूछी है बोथ द गर्ल्स। गिवन दैट, फर्स्ट पार्ट में उसने गिवन दैट किया है कि यंगेस्ट इज गर्ल, मतलब यंगेस्ट गर्ल है, इसमें यंगेस्ट गर्ल है और इसमें यंगेस्ट गर्ल है। तो दिस, तो प्रोबेबिलिटी ई ऑब्लिक एफ जब आप फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन दिस, ऐसे समझ लें। तो इसमें केवल एक एलिमेंट कॉमन है दिस, और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं ये। जब आप सेकंड पार्ट करेंगे, एटलीस्ट वन इज़ गर्ल, एटलीस्ट वन इज़ गर्ल, तो एटलीस्ट वन इज़ गर्ल इसमें और इसमें है, तो दिस विल बी BG, GB एंड GG। फिर से वही प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑब्लिक F मीन्स E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन नंबर ऑफ आउटकम्स इन F, क्योंकि जो गिवन है इसी फार्मूले को इस तरीके से भी लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। डिस्कस किया था कि न्यूमरेटर दोनों को नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस से आप डिवाइड कर दीजिए तो यही चीज़ प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ भी ये 4 है, यहाँ इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से, तो 4 4 लास्ट में कट जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन F एंड अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट F की बात करते हैं। तो नाउ F में 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे E इंटरसेक्शन F में केवल एक एलिमेंट आएगा, E में GG और ये एलिमेंट कौन होगा, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, क्वेश्चन इंस्ट्रक्टर हैज़ अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 400 मतलब एक टेबल ले लेते हैं। दिस इज़ ट्रू फॉल्स ऑब्लिक, यहाँ पे मल्टीपल, इजी एंड दिस इज़ डिफ़िकल्ट। ऐसा टेबल बना के हम डाटा को इकट्ठा कर लेते हैं। 300 इजी ट्रू फॉल्स, 200 डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स, 500 इजी मल्टीपल चॉइस एंड 400 डिफ़िकल्ट मल्टीपल चॉइस। टोटल क्वेश्चन 549, टोटल क्वेश्चंस
हो गया 1400 टोटल क्वेश्चन है, 1400 टाइप के क्वेश्चन हैं। इफ़ ए क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट विल बी इजी क्वेश्चन। मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है दैट इज ई, ई मीन्स इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। और इजी क्वेश्चन के फेवर में कितने एलिमेंट्स, ये इजी वाला है 800। गिवन एट मल्टीपल चॉइस एफ, दैट इज मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस के फेवर में कितने क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस 5 4 900। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ। तो दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन मीन्स दिस इज इजी एंड मल्टीपल चॉइस, इजी एंड मल्टीपल चॉइस होना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एफ, एफ मतलब 900, दिस इज 900। ई इंटरसेक्शन एफ देख लेते हैं, इजी एंड मल्टीपल चॉइस, इजी एंड मल्टीपल, दिस इज 500। ये 500 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी भी हैं, मल्टीपल चॉइस भी हैं। तो 5/9 आंसर हो गया आपका। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी ए ऑब्लिक बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जैसा कि मालूम है कि पी ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड डिनोमिनेटर में पी बी। तो देख रहा हूँ कि पी बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। डिनोमिनेटर जिसका 0 होता है दैट इज नॉट डिफाइंड। इसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, दिस इज फार्मूला, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, इट्स फार्मूला इज दिस। बोला था कि दोनों में नोमिनेटर सेम रहते हैं, बस डिनोमिनेटर चेंज रहता है। अगर हम ये कहें कि पी ए ऑब्लिक बी इक्वल टू पी बी ऑब्लिक ए, अगर दोनों इक्वल हैं, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम हो। इट मीन्स इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि पी ए इक्वल टू पी बी। इसके साथ साथ अगर इन दोनों में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर कर दें, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू निकला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए। जो भी इवेंट पहले हुआ उसको लिखा, जो इवेंट बाद में हो रहा है ऑब्लिक करके फर्स्ट इवेंट जो भी हैपन हो चुका है, अक्योर्ड हो चुका है, उसके बारे में हम लिख देते हैं। और दूसरा रिजल्ट हमें मिल जाता है पी बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। इसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि जब दो इवेंट्स एक साथ अक्योर्ड होते हैं तो उसके बारे में है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके आप यूज़ कर लीजिए। तो इसके साथ साथ ऑब्लिक में ये भी डिस्कस किया था कि पी ए ऑब्लिक बी इसलिए लिखते हैं कि बी पहले अक्योर्ड हो चुका है, मतलब पहले हो चुका है, और जो पहले हो चुका है मतलब प्रायर इवेंट है, और ये उस जो पहले हो चुका है उसमें से इसके होने का चांस क्या है, उसमें से इसके होने का चांस क्या है। तो ए उसमें से इसके होने का चांस क्या है इसको बताता है। तो अगर जो भी इवेंट पहले हुआ है उसका कोई भी इम्पैक्ट ए पे नहीं पड़ता, बी इवेंट होने से ए पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो पी ए रहेगा। ऑब्लिक बी तो तभी इम्पॉर्टेंट है कि जब उसका इम्पैक्ट पड़े, जैसे कि कल डिस्कस किया था कि दो स्टूडेंट बुलाए और 2 प्लेइंग कार्ड निकाले जो है, और उसमें से 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, 2 स्टूडेंट्स आए, दोनों से कहा गया कि एस निकालो। तो जब फर्स्ट स्टूडेंट ने एस निकाला तो उसके चांसेस थे 4/52, और जब सेकंड स्टूडेंट ने निकाला तो उसके चांसेस थे 3/52। ऐसा इसलिए हुआ कि फर्स्ट स्टूडेंट ने कार्ड रिप्लेस नहीं किया, 3/51 फर्स्ट स्टूडेंट कार्ड रिप्लेस नहीं किया, जिसके कारण से सेकंड स्टूडेंट के एस ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी पे असर पड़ गया। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट और सेकंड स्टूडेंट का ड्राइंग कार्ड जो है वो सपोज़ ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है, तो ए और बी यहाँ पे डिपेंडेंट हैं। ए का इम्पैक्ट बी के रिजल्ट पे पड़ा, और अगर उसी 52 कार्ड्स में से
फर्स्ट स्टूडेंट ड्रॉ करने जा रहा है एस कार्ड और सेकंड स्टूडेंट भी ड्रॉ करने जा रहा है एस कार्ड, वो दोनों सेम तब होंगे जब फर्स्ट स्टूडेंट कार्ड को ड्रॉ करे और वापस रिप्लेस कर दे। तो अगर रिप्लेस किया है तो दोनों इवेंट, पहला इवेंट दूसरे इवेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अगर रिप्लेस नहीं किया है तो प्रभाव पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट जब इम्पैक्ट नहीं है तो दीज आर इंडिपेंडेंट और दीज आर डिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट है तो ए ऑब्लिक बी और बी ऑब्लिक ए लिखने का कोई मतलब, ए ऑब्लिक बी का मतलब पी ए, क्योंकि कोई असर है ही नहीं बी का। और सिमिलरली पी ऑब्लिक ए लिखा हुआ है तो दैट विल बी पी बी, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो यही इसमें हमें चेक करना है कि क्या ये ए और बी इंडिपेंडेंट, जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो अगर इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे तो नॉर्मली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटू बी ऑब्लिक ए। इंडिपेंडेंट होंगे तो दिस विल बी इक्वल टू पी बी। तो दैट्स वाई इंडिपेंडेंट के केस में फार्मूला हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ पे पी ए और पी बी और फाइंड द पी ए इंटरसेक्शन बी इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, दैट्स वाई दिस विल बी, ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए और हो गया। 2 cards are drawn at random without replacement from a pack of 52 cards। तो बिना रिप्लेसमेंट के कार्ड निकालने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। तो भाई ए मीन्स फर्स्ट ब्लैक कार्ड, बी मीन्स सेकंड ब्लैक कार्ड। फर्स्ट वाले भी ब्लैक और सेकंड वाला भी ब्लैक। आपने 2 कार्ड ड्रॉ किए और दोनों ही ब्लैक होने चाहिए। तो पहले फर्स्ट कार्ड ब्लैक हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लिया और फिर सेकंड कार्ड भी ब्लैक हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। क्योंकि इससे पहले एक कार्ड ड्रॉ हुआ है तो ऑब्लिक करके उसके बारे में लिख दिया कि हाँ इससे पहले कोई घटना हो चुकी है। जब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड किया ए मीन्स फर्स्ट कार्ड ब्लैक हो तो ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, टोटल कार्ड 52 हैं। एक कार्ड ड्रॉ हो चुका है, रिप्लेस किया नहीं गया है। तो जब सेकंड टाइम भी हम ब्लैक कार्ड ड्रॉ करने जा रहे हैं तो पहले जो घटनाएं हो चुकी हैं उसको ध्यान में लाए कि वो एक कार्ड निकला हुआ है और उसे वापस नहीं किया गया। इट मीन्स देयर इज़ ओनली 51 कार्ड्स एंड आउट ऑफ दिस 51 कार्ड्स देयर इज़ ओनली 25 ब्लैक कार्ड्स। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। उनको कैलकुलेट हम इस तरीके से करना चाहेंगे कि जो भी आपने पहले एक्टिविटी किया है उसका जो है इम्पैक्ट दूसरी वाली एक्टिविटी में पड़ता है, तो उसको ध्यान में रखना है। पड़े या ना पड़े उसको ध्यान में रख के ही चलना है आपको जो है, ठीक है। A box of orange is inspected by examiners 3 randomly selected orange and drawn without replacement। वापस नहीं करते हैं, 3 ऑरेंजेस सेलेक्ट करके उनको इंस्पेक्ट किया जा रहा है। इंस्पेक्ट क्या किया जा रहा है? इफ़ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज़ अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज रिजेक्ट। अगर सेल के लिए अप्रूव करना है तो ऑल द 3 ऑरेंजेस गुड होने चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड। 15 ऑरेंजेस हैं, 12 गुड्स हैं और 3 बैड हैं, और ऐसा बॉक्स जो है अप्रूव हो जाए, ऐसा बॉक्स अप्रूव हो जाए। तो ये तो तभी पॉसिबल है कि जब ऑल द 3 ऑरेंजेस जो सेलेक्ट किए गए हैं वो गुड निकल जाएं। तो पहले देखते हैं कि 3 ऑरेंजेस रैंडमली सेलेक्ट किए थे, तो E1 मीन्स फर्स्ट गुड ऑरेंज या फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, फर्स्ट ऑरेंज इज गुड ऐसा। फिर E2 मीन्स सेकेंड ऑरेंज इज गुड, E3 मीन्स थर्ड ऑरेंज इज गुड। और जब ये तीनों ही अप्रूव होंगे तब बॉक्स अप्रूव हो जाएगा, तीनों ही गुड होंगे तो बॉक्स अप्रूव हो जाएगा सेल के लिए। तो
जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि E1, E2 और E3 ये तीनों ही इवेंट्स हो जाएं। मतलब ये भी पहला ऑरेंज भी गुड हो, सेकंड ऑरेंज भी गुड हो और थर्ड ऑरेंज भी गुड हो, इस प्रकार की घटना हैपेंड हो जाए तो अप्रूवल मिल जाएगा और ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेनिंग 15 आउट ऑफ 12 आर गुड, 3 आर विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल का मतलब कि ड्रॉन 3 ऑरेंजेस शुड बी गुड, मस्ट बी गुड। तो फर्स्ट ऑरेंज गुड हो इस बात की प्रोबेबिलिटी इनटू जब सेकंड ऑरेंज भी गुड हो इस बात की प्रोबेबिलिटी ऑब्लिक E1 जरूर लिखना है क्योंकि फर्स्ट ऑरेंज गुड था, इनटू थर्ड ऑरेंज भी गुड हो इस बात की प्रोबेबिलिटी ऑब्लिक फर्स्ट एंड सेकंड ऑरेंज गुड हैं इस बात ऑब्लिक में करके दिखा, हमें शो करते रहना है क्योंकि जो भी घटनाएं पहली हुई हैं उसका इम्पैक्ट पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है। तो यहाँ चलते हैं E1 पे। फर्स्ट ऑरेंज शुड बी गुड, देयर आर 15 और 12 आर गुड, तो 12/15 12/15 ये हो गया हमारे पास। जब नाउ सेकंड ऑरेंज इज गुड, चूँकि विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है तो बॉक्स में 15 नहीं 14 रह गए हैं और चूँकि पहला वाला गुड ऑरेंज ड्रॉ किया गया है तो अब उसमें 11 जो है ऑरेंजेस हमारे पास केवल रह गए हैं, तो इसलिए इम्पैक्ट पड़ा, ऑब्लिक E1 लिखा, इनटू थर्ड ऑरेंज गुड हो इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो चूँकि फर्स्ट ऑरेंज गुड निकला है, सेकंड ऑरेंज भी गुड निकला है, दैट्स वाई बॉक्स में 12 में से 2 ऑरेंजेस गुड निकल चुके हैं, 10 हैं, और 15 में से 2 ऑरेंजेस ड्रॉ हुए हैं तो अब 13 बचे, 13 में 10 गुड है, तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चंस को हमें आगे प्रोसीड करना है। E एंड F इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F के इक्वल आता है तो कह दीजिएगा इंडिपेंडेंट है, नहीं आता है तो मत कहिए इंडिपेंडेंट है, कह दीजिए डिपेंडेंट है। A और B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है, A यूनियन B गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है P, फाइंड द P इफ़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो जब A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो A इंटरसेक्शन B में तो कोई आउटकम्स होगा ही नहीं, कोई कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट विल बी 0। फर्स्ट पार्ट की बात करें दैट विल बी 0, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B की बात हो रही है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो यहाँ पे आपका तो ये 0 हो गया, दिस वैल्यू बिकम 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/2, दिस इज P, एंड A यूनियन B की वैल्यू गिवन है 3/5। ऐसे ही सेकंड पार्ट, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB, और फार्मूला यही A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस A इंटरसेक्शन B मीन्स PA इंटू PB, that is 1/2 plus P minus 1/2 into P equal to 3/5। इस रिलेशन से आप P की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स A एंड B, A और B की वैल्यू गिवन है, फाइंड A एंड B, वर्ड्स में गिवन है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, इट मीन्स A नॉट B मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन नॉट B। क्योंकि A और B इंडिपेंडेंट हैं, जब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे, A एंड B इंडिपेंडेंट हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो A का कंप्लीमेंट नॉट B और B का कंप्लीमेंट नॉट B, तो ये इसके साथ इंडिपेंडेंट होगा और ये इसके साथ इंडिपेंडेंट होगा, ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, ये दोनों तो डिपेंडेंट आपस में डिपेंडेंट रहेंगे। A होगा तो नॉट A नहीं होगा,
नॉट ए होगा तो ए नहीं होगा, तो इसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई बोले कि कॉइन टॉस किया, हेड आया है, बताओ टेल आएगा नहीं आएगा, तो कन्फर्म है टेल नहीं आएगा, क्योंकि हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा। ए और बी इंडिपेंडेंट है और ये आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। तो दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दीजिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी आ जाएगा। ऐसी ए और बी, दिस इट मीन्स होता है ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी के लिए फार्मूला आप बार बार लिख ही रहे हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और चूँकि इंडिपेंडेंट है तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के प्लेस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख के जो है आप इसकी वैल्यू नाइदर ए नॉर बी मीन्स नाइदर ए नॉर बी, ये इसका हिंट हुआ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black 8 red with replacement मतलब एक बॉल ड्रॉ किया, जब उसके बाद दूसरा बॉल ड्रॉ करोगे तो दूसरे बार बॉल ड्रॉ करने पर रेड या ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी पर पहले का क्या रिजल्ट रहा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये है फ़ायदा रिप्लेसमेंट का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड, तो बोथ आर रेड, E1 मीन्स फर्स्ट रेड, E2 मीन्स सेकेंड रेड, बोथ आर रेड मीन्स हमसे ये पूछ रहा है पहला भी रेड हो दूसरा भी रेड हो, दैट विल बी, चूँकि रिप्लेसमेंट हुआ है तो सेकेंड ड्रॉन में बॉल का रिज़ल्ट क्या आएगा, फर्स्ट ड्रॉन के रिज़ल्ट का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, दैट्स वाई फर्स्ट ड्रॉन और सेकेंड ड्रॉन ऑफ द बॉल विल बी इंडिपेंडेंट, और दैट्स वाई आप ये फार्मूला इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं इंडिपेंडेंसी का केस। तो क्वेश्चंस पढ़ के आपको मालूम पड़ेगा कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ए सॉल्व कर रहा है बी सॉल्व कर, दोनों की ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ए मीन्स प्रॉब्लम सॉल्व बाई ए, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी 1/2, बी मीन्स प्रॉब्लम सॉल्व बाई बी, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी 1/3 रेस्पेक्टली। दोनों लोगों ने ट्राई किया इंडिपेंडेंटली, ए और बी, ए सॉल्व कर पाया नहीं सॉल्व कर पाएगा, उसका बी सॉल्व कर पाया नहीं कर पाएगा, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम इज सॉल्व मीन्स का हुआ एटलीस्ट वन, कम से कम एक लोग सॉल्व कर लें प्रॉब्लम को, इसका मतलब होता है आइदर ए और बी, या तो ए सॉल्व करे या बी सॉल्व कर ले, या तो ए और बी में से कम एक लोग सॉल्व कर लें, दैट इज़ probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, that will be A this into this। इसी का एक दूसरा तरीका ये था कि एटलीस्ट वन प्रॉब्लम, एटलीस्ट वन का मतलब है कि आप वन में से नाइदर ए नॉर बी, ना तो प्रॉब्लम ए सॉल्व कर पाए ना प्रॉब्लम बी सॉल्व कर पाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने, वन में से माइनस कर दें तो यू विल गेट एटलीस्ट वन कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एग्जैक्टली वन, केवल एक लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें तो सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग एक लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें, मतलब ए सॉल्व करे तो बी ना सॉल्व करे, या फिर बी सॉल्व करे तो ए ना सॉल्व करे, तो दो में से एक लोग, और इसको प्लस कर दीजिए, इसके लिए आंसर आपको मिल जाएगा। इसी भी डिस्कशन अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, जो कि बेस थ्योरम के बारे में ये बोलना है कि थॉमस बेस उस ज़माने में थे जब अमेरिका पे ब्रिटेन का राज चल रहा था, उस ज़माने के हैं थॉमस बेस जो है, और ये चर्च में पादरियों का एक संगठन होता है, उसमें एक मंत्री थे, वहाँ पे बहुत समय तक मतलब धार्मिक आदमी थे पादरी समूह से, और वहाँ से ये ब्रिटेन गए और लंदन से ये अमेरिका गए हैं, और वहाँ पे जाके चूँकि धार्मिक होने के कारण से इन्होंने धार्मिक किताबें भी लिखी, और उसके साथ साथ एक किताब और लिखी जो कि प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, और
हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी की वो जान है, उन्होंने एक नई जान डाल दी। वो नई जान इसलिए डाल दी कि वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम पूछेंगे, सिंपल सा है कि उन्होंने गैस करने की एक नई परंपरा दे दी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, चांस या हम लोग गैसिंग ही तो करते हैं कि कॉइन टॉस किया, क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा। तो इन्होंने एक नया गैसिंग का एक नया स्टाइल दिया जो कि एजुकेटेड गैसिंग स्टाइल बोला गया। ये मिस्टर बेस के द्वारा बताया गया है।